की जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो बहुत ही शानदार मौजू है और उसके साथ ही बहुत वो भी है ये आपको थोड़ा बहुत बॉदर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कि बॉदर नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि मैंने इसके लिए 2 स्टेप बना लिए। पहला स्टेप ये है कि हम ज़रा उसको डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डिविएंस को। ओवरऑल जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो है कि लाइफ में स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोचेस क्या होती हैं। हमारी पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोगों की और पाकिस्तान के लोगों की ख़ास तौर पे जो ट्रेनिंग है वो है चीज़ों में प्रॉब्लम देखने की, और अगर हम प्रॉब्लम ना देखें तो हमें वैसे मज़ा नहीं आता। और इश्यूज़ और प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी हमारे ख्याल में दुनिया की रियलिटी है। तो आज हम ज़रा बुनियादी मौज़ूआत जिस पे शायर और बाकी लोग सारा अपने उसको रखते हैं गुफ्तगू को और अपने पैगाम को ऑथर करते हैं, उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इसको कहाँ से स्टार्ट करें जिससे ये वाली बात ज़्यादा मज़ा आए और समझ आए। अच्छा, पहले तो देखते हैं कि हमारी जो पुरानी साइंसेस थी जो हमने पढ़ी जब हम स्कूल के ज़माने में थे, उस साइंसेस से इंसान के जहन में एक दुनिया का तस्वर बनता है और वो बनता है मशीन की तरह का, कि ये कायनात मशीन की तरह है और इसमें पुर्जे ख़राब हो जाते हैं, पुर्जा आप सही करें तो मशीन सही हो जाती है। बिल्कुल बात सही है। इसको कहते हैं क्लॉक वर्क या क्लॉक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का ये तस्वर कि दुनिया एक मशीन की तरह है या एक क्लॉक की तरह है। आपका ख्याल है कि हमारे जहन में ये होता है कि दुनिया एक मशीन की तरह है? हमारे बैक ऑफ माइंड में अगर आप लोगों की बातें सुने तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कि यार ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट तस्वर यही है कायनात का। वो कहते हैं सिस्टम होना चाहिए, वो कहते हैं एक पुर्जा ख़राब हो वो सारी मशीन ख़राब हो जाती है, एक पुर्जा ज़ाहिर आप सही कर दें तो चीज़ें सही हो जाती हैं। ये है चीज़ों का जिसको कहते हैं मैकेनिकल व्यू ऑफ लाइफ। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा मशहूर आदमी है जिसको हमें सारे लोगों को पढ़ना चाहिए, मेरा ख्याल डॉक्टर साहब ने शायद पढ़ा उसको, उसका नाम है कापरा। कापरा की किताब का मुझे नाम नहीं याद कि उसका क्या है। उसने ना साइंस को एक और ह्यूमन को कंपेयर किया है। उसने कहा कि मशीन में, साइंस से मुराद उसकी मशीन है, मशीन में फंक्शन पहले होता है, यानी इसमें स्पीकर लगा हुआ है जिससे मैं सुन सकता हूँ और माइक भी लगा हुआ जिससे मैं बोल सकता हूँ, और फंक्शन बाद में आता है। पहले स्ट्रक्चर आता है और उसके बाद में आता है फंक्शन। इंसान में पहले फंक्शन आता है और ह्यूमन जो भी ऑर्गेनिक चीज़ है उसमें पहले फंक्शन आता है और उसके बाद स्ट्रक्चर डेवलप होता है। फ़र्ज़ करें आपका ब्रेन थोड़ा सा वैसे ही ऑफ कर ले अपने आप को, कह के मैंने नहीं काम करना, तो जो ब्रेन का जो बाकी हिस्सा है वो उसके फंक्शन को ओवरटेक कर लेगा, वो उसका काम करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आप मसलन अगर फ़र्ज़ करें एक छोटा बच्चा है, उसकी आप आंखें बंद कर दें, उसे देखने ना दें, कुछ अर्से के बाद उसकी जो है ना वो उसको नज़र नहीं आएगा बेशक उसकी आंखें सही हों, बिकॉज उसके ब्रेन का जो वो फंक्शन था वो डेवलप ही नहीं हो सका। स्ट्रक्चर था लेकिन वो फंक्शन जो है, फंक्शन की वजह से स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका, तो और उसका वो वक्त भी गुजर गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो ह्यूमन सिस्टम है वो और तरीके से काम करता है और जो मशीन है वो और तरीके से काम करती है। लेकिन हम ज़िंदगी में आम तौर पे जो हमारा वर्ल्ड व्यू था उसके मुताबिक इंसानों को भी मशीनों की तरह ही ट्रीट करते हैं। डेविड कूपराइटर ने 86 में उसका जो PhD था उसकी बना पे इस डिसिप्लिन की बुनियाद पड़ी, इसका नाम है एप्रिशिएटिव इंक्वायरी। क्या कमाल किस्म का काम है, इस वजह से कि देखें हम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने PhD की हुई है मेरी तरह के, जिनको ये भी नहीं पता किस चीज़ में PhD की हुई, सही ना। और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो PhD करके मज़ीद ख़राब होना चाहते हैं। लोग कहेंगे देखो यार PhD इसको ये भी नहीं पता, यानी कि वो मज़ीद अपनी बेइज्जती कराना चाहते हैं इस काम, है ना। तो जो उसने फंडामेंटल्स बयान किए, मैं उसको बयान करता हूँ फिर बाकी चीज़ों की तरफ आता हूँ। उसने फंडामेंटल ये बयान किए कि 5, अच्छा इसकी अगर हिस्ट्री पे जाएं तो आप बहुत सारे लोग जानते हैं, ख़ासतौर पे मेडिसिन वाले जानते हैं। एक उसको कहते हैं कि अगर बंदे को मेडिसिन ना दी जाए तो उस इफेक्ट का नाम क्या होता है? नोसिबो इफेक्ट भी फिर इसी तरह से ही। अच्छा, प्लेसिबो इफेक्ट पे बहुत शानदार किस्म की स्टडीज़ हुई। बंदे को सुई चुभाई गई और उसके बाद उसको सांप दिखाया गया, वो मर गया जहर से।
ठीक है। और मेडिकल में तो ये बहुत ज़्यादा आम है कि भाई आप उसे जो है ना वो देते हैं 0 साल्ट, उसमें कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है, बंदा ठीक हो जाता है, वो समझता है वो दवाई ले रहा है। अच्छा, ये जो प्लेसिबो इफेक्ट की जो स्टडी थी, इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये थी कि अच्छा जो साइंटिस्ट थे ना ख़राब दिमाग वाले, उन्होंने ये कहा कि यार किसी न किसी तरह से इसको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है कि प्लेसिबो को ख़त्म करें। बुनियादी तौर पे ये था कि जो ह्यूमन का जो माइंड है वो बड़ा रोल प्ले करता है, माइंड ओवर मेडिसिन। अच्छा, फिर एक और स्टडी थी जो एजुकेशन में, उसका नाम था पिग्मेलियन स्टडीज़। ये सुना हो नाम किसी ने? पिग्मेलियन स्टडीज़ में ये हुआ कि टीचर्स को दे दिया गया कि यार ये जो स्टूडेंट हैं ये बहुत ब्राइट हैं, हालांकि वो वैसे ही निकम्मे किस्म के थे, नॉर्मल किस्म के थे। उसी ग्रुप में से एक पूरे ग्रुप को लिया गया और उसको रैंडमली तकसीम कर दिया गया। एक को कह दिया गया कि ये बहुत ब्राइट है, बच्चों को भी बता दिया गया और टीचर को भी बता दिया, दूसरे को बता दिया ये बहुत डल है, बच्चों को भी बता दिया कि यार ये तुम्हारे तुम डल लो, एक यार ये नॉर्मल ये कभी कभी करेंगे। तीनों की जो परफॉर्मेंस थी वो उसके साथ अलाइन हो गई। अच्छा, इन स्टडीज़ को कहते हैं पिग्मेलियन स्टडीज़। अब इसका मतलब ये क्या है कि आप जो एंटीसिपेट करते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है लाइफ में कि आप करेंगे क्या। अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और आपका ये ख्याल हो कि मैंने बोर होना है, तो आप लाजमी तौर पे बोर होंगे, सही ना। और अगर आप जो है मेरी तरह के नए स्पीकर हों और आप सोचें कि भाई यूँ ही मैंने बात शुरू करनी है तो मेरा गला खुश्क हो जाना है और मैंने गिर पड़ा है, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि एंटीसिपेशन जो है वो बहुत रोल प्ले करती है। तो ये एंटीसिपेशन की भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई। इस तरह के और भी बहुत सारे डिसिप्लिन थे जो एक तरह से उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते थे एप्रिशिएटिव इंक्वायरी के, कि यार जो माइंड है वो बहुत सारा रोल प्ले करता है। तो उसने एक डिसिप्लिन की बुनियाद रखी और उसको नाम रखा उसने एप्रिशिएटिव इंक्वायरी। अच्छा, अब रिसेंटली एक और नया डिसिप्लिन इमर्ज हो रहा है, बड़ा पॉपुलर हो रहा है। अगर कोई इसका नाम बताए, वो भी बिल्कुल आप समझ लें किसी तरह की कॉपी है। इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, पॉजिटिव साइकोलॉजी वाले ने कहा कि यार साइकोलॉजी का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है, 90% जो है आपको जो स्टडीज़ से ज़्यादा जो मिलती हैं डिप्रेशन में मिलती हैं, उदासी पे मिलती हैं, आपको इस प्रॉब्लम के बारे में लिखती हैं, आपको ये तो नहीं पता चलता कि इंस्पायर कैसे होता है, बंदा एनर्जाइज कैसे होता है, खुश कैसे होता है। इस पर तो स्टडीज़ ही नहीं है। क्या जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो सिर्फ ख़राब साइकोलॉजी है? तो दुनिया जहान में एक तरह से थोड़ी थोड़ी रियलाइजेशन होना शुरू हुई कि यार हमें दूसरी चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। तो एक अब नया पूरा डिसिप्लिन है, उसका नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी। अगर आप कोर्सेरा पे जाएंगे, एडिक्स पे जाएंगे, तो आपको बहुत सारी इसके कोर्सेज मिलेंगे। सेलिगमैन है एक जो काफ़ी मशहूर है, जो इस फील्ड का बानी है। तो ये जो है ना ह्यूमन साइकोलॉजी जो है या ह्यूमन थॉट्स जो हैं, ये इंसान की ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं, ये एक तरह से इसका वन ऑफ द सेंट्रल प्रिंसिपल्स के तौर पे है। अच्छा, इसकी जो है डाउन साइड उस पर भी हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले ज़रा थोड़ी सी उस पर बात करते हैं कि ये किन चीज़ों पे खड़ी है। कुछ चीज़ें मैंने 2-3 चीज़ें मैंने आपके सामने पहले रखी। अच्छा, एजुकेशन में एक बहुत जो है ना व्यू ऑफ रियलिटी बड़ा मशहूर हुआ है, जिसको कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ये है कि लाइफ जो है वो उसकी रियलिटी मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, ठीक है। आप रियलिटी का खुद मतलब लेंगे, खुद अपने तौर पे, ठीक है। और हर बंदा अपनी हर इवेंट का अलग अलग मतलब लेगा। मसलन आज ये जो हम बैठे हैं, इसमें हर बंदा उसको अपने तरीक़ेकार के मुताबिक इंटरप्रेट करेगा। तो सही कौन सा होगा बंदा? सब सही है ना। तो इसका मतलब लाइफ जो है वो मल्टीपल रियलिटीज़ हैं। तो लाइफ इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड, मीनिंग जो है ना सोशली कंस्ट्रक्टेड है। इसमें जितने सोशोलॉजिस्ट हैं उनका काम बहुत शानदार है। वो ये कहते हैं कि यार ये देखो, दीन की भी आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। आप बेशक कुरान में का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी इंटरप्रिटेशन का जिक्र कर रहे हैं ना। दिस इज़ योर इंटरप्रिटेशन। हो सकता है दूसरे बंदा उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया हो। लाइफ की सारी पावर इंटरप्रिटेशन की पावर है। अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं ना, तो आप अपनी इंटरप्रिटेशन पर गौर करना शुरू करें कि मेरी इंटरप्रिटेशन कैसी है ना। 2 बुनियादी पैराडाइम हैं जिसके ज़रिए लोग लाइफ के साथ एंगेज होते हैं। एक पैराडाइम का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड पैराडाइम। वो सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और वो उस प्रॉब्लम को फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम की वजूहात क्या हैं, और फिर वजूहात के बारे में सोचते हैं कि इनके वो क्या हैं, हल क्या हैं। तो ये प्रॉब्लम को फिर वो करते हैं। एप्रिशिएटिव इंक्वायरी वो देखती है कि क्या चीज़ है जो काम कर रही है, व्हाट इज़ दैट इज़ वर्किंग, और वो फिर उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि ये काम क्यों कर रही है।
और फिर वो देखती है कि ये जो काम जो कर रही है इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको वो कहते हैं ये एप्रिशिएटिव इंक्वायरी है। अच्छा, इसका नाम जो है स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोचेस भी है, इसका नाम एप्रिशिएटिव इंक्वायरी भी है, इसका नाम व्हाट वर्क्स भी है, इसका नाम जो है पॉजिटिव प्रिंसिपल भी है, मुख्तलिफ तरह का, और पॉजिटिव साइकोलॉजी भी है। तो ये एक पैराडाइम है जो प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में इस कूपर राइडर ने खड़ा किया। इसका जो चैलेंज है वो बुनियादी तौर पे ये है कि इसको ये समझा जाता है कि ये फील गुड एंड हैप्पी पॉजिटिव टॉक है। दिस इज़ नॉट, दिस इज़ अ वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इट वर्क्स ऑन व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, और उसमें एक सेंट्रल प्रॉब्लम ये है, उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये फाइंड आउट करते हैं ना कि ख़राब क्या जा रहा है, आप उसकी तय में चले जाते हैं, आपको ये नहीं पता चलता कि इसको सही कैसे करना है। ये इसका भी पैराडाइम है और इसके साथ मैं एग्री भी करता हूँ। पोएटिक प्रिंसिपल ये उससे कहते हैं शायर जो है ना, ऑथर वो करता है जिसके साथ उसकी लाइफ है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हिम और हर, वो उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाता है, चॉइस करता है ना। वो कहानी, अपनी जो कहानी है उसमें दुनिया में तो कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन शायर उन चीज़ों को जो नज़रियात उसके दिल के बहुत करीब उसको ऑथर करता है। वो कहता है पोएटिक प्रिंसिपल लाइफ में आपके पास चॉइस है, आप एक्टर बने, सही ना, ऑथर बने। आप ये नहीं समझे कि आप पैसे में हैं, आप मफूल हैं, आपके साथ कुछ हो रहा है। यू आर द ऑथर ऑफ योर लाइफ। आपने खुद एक्टिवली चॉइस करना है कि यार मुझे इस सूरत हाल में क्या करना है। और ये है पोएटिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर उसने उसको बुनियाद रखी है। और उसके अलावा एक का हम पहले जिक्र कर चुके थे, एंटीसिपेटरी प्रिंसिपल। एंटीसिपेटरी प्रिंसिपल ये है कि आप जो एंटीसिपेट करते हैं आमतौर पर ज़िंदगी में वही होता है। चौथी बात ये है कि जिसका उसने नाम रखा है पॉजिटिव प्रिंसिपल या पॉजिटिव फाउंडेशन। पॉजिटिव फाउंडेशन ये है कि हमारे वो आइडियाज़ जो हमें एनर्जाइज करते हैं, दे स्टे लॉन्गर विद अस। जिन लोगों के साथ आप कहका लगाते हैं वो लोग आपके साथ ज़्यादा तल्क़ात बन जाते हैं। वो चीज़ें जिनके साथ आप जो है एक आप जहाँ आपका दिल है, जहाँ आपके इमोशंस हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी को इंस्पायर करते हैं, उन्हीं लोगों को आप मिलना भी चाहते हैं। उन्हीं लोगों के पास आप बैठेंगे, वही लोग अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट के तौर पे। तो इसने 4-5 प्रिंसिपल बयान किए और इसके अलावा फिर इन्हीं प्रिंसिपल्स की बिना पे कुछ उसने वो बयान की जो है अजम्पशंस बयान की। और उसके बाद इसका तरीक़ाकार भी है कि यार इस पर काम कैसे करें, रोड मैप क्या है। हम यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं। रिसर्च टिपिकली ये फाइंड आउट करती है कि प्रॉब्लम क्या है। मसलन लड़कियों की इनरोलमेंट कम क्यों है, तो इसके नतीजे में हमें क्या पता चलता है, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह, ये वजह, ये वजह, ये वजह, सही ना। अब आप क्या करेंगे, इनका कुछ भी नहीं हो सकता इसका, सही ना। आपको वजूहात पता चल गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ये आपको वो फ्रेमवर्क नहीं देती जिसके ज़रिए आप उस पर काम कर सकें। अगर इस सवाल को एप्रिशिएटिव में कन्वर्ट करना तो क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, एनरोलमेंट कैसे बढ़ाई जाए, एनरोलमेंट कैसे बढ़ी। यस, जहाँ जहाँ फीमेल हरासमेंट की पॉलिसी आई, स्टाफ को ट्रेनिंग दी, हरासमेंट के वाक़यात बढ़ गए। बेशुमार स्टडीज़ ऐसी हैं कि यूथ को ट्रेनिंग दी गई नॉर्कोटिक्स से बचने की, उनमें उसका इस्तेमाल बढ़ गया। उसकी वजह यह है कि आप जिस पे ह्यूमन के साथ मसला ये है कि जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है ह्यूमन की अटेंशन जो है वो चीज़ को ग्रो करती है। अगर आप किसी चीज़ को अटेंड ही नहीं करेंगे तो वो दैट विल स्टार्व। ये इसका फंडामेंटल पैराडाइम है। तो अब अगर आपने ये देखना है कि आप इसको पॉजिटिव पैराडाइम में इस प्रॉब्लम को कैसे बयान करेंगे। लड़कियों की इनरोलमेंट कम हो रही है, तो एक तो यह कि इनरोलमेंट कैसे बढ़ाई जाए, और क्या हो सकता है। मसलन आप ये देखें कि यार सिंध में जिसके बारे में ये कहते हैं कि यार यहाँ का वो कल्चरल सोशल वैल्यूज़ हैं, वहाँ लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में गई हैं। वाई दे हैव गॉन देयर, व्हाट मेक्स देम टू डू दिस। वो तो उसी कल्चर में रह रही थी ना, उसी कल्चर की फैमिली थी, उसी तरह के रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे मुझे लगता ये है कि अगर ये कॉग्निटिवली ओवरबर्डन ना हो तो मैं इस काम को इंट्रोड्यूस कराऊँ जिसका नाम है पॉजिटिव डिविएंस। पॉजिटिव डिविएंस, अच्छा ये बहुत ही पावरफुल काम है।
पॉजिटिव डिविएंस ये है, वो जो नहीं जिसको कहते हैं नेचुरल कर्व। नेचुरल कर्व ये होती है कि जनाब ये वाले जो लोग हैं सारे के सारे तकरीबन पूरी दुनिया जहान के लोग इसी कर्व के नीचे आ रहे हैं, स्वाय 1% थोड़े थोड़े बाहर बचते हैं, आउटलायर। यहाँ पे जो आउटलायर है ना, जो पॉजिटिव साइड पे आउटलायर है, वो पॉजिटिवली डिविएट कर रहे हैं। मसलन एक गांव में सारे ही चवल थे, सही ना, लेकिन एक दो फैमिलियाँ बहुत अच्छी निकल आई। वो कैसे निकल आई? वो आउटलायर हुए ना। अगर एक गांव में जी पॉजिटिव डिविएंस एक, अच्छा इन लोगों ने, ये हार्वर्ड के कुछ प्रोफेसर थे और इन्होंने सेव द चिल्ड्रन में काम किया, बहुत ही शानदार काम हुआ। ये कि इनके पास पैसा ख़त्म हो गए, उन्होंने सोचा हम करना क्या है। ये अफ्रीका में मेल न्यूट्रिशन पे काम कर रहे थे, फंडें ख़त्म हो गई, लेकिन वो बहरहाल किसी वजह से नेक नीयत में थे, काम भी करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, कैसे करें, तो उन्हें पता चला कि यार इसी गांव में जिसमें सारे बच्चे मेल न्यूट्रिशन है, कुछ बच्चे बिल्कुल सही हैं। अच्छा, वो कैसे सही है? सारे बच्चे क्या हैं? सारे बच्चे वो हैं मेल न्यूट्रिशन है, कुछ बच्चे बिल्कुल सही हैं। तो उन्होंने पूछा कि यार ये क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है? उन्होंने उनसे जाके मालूम करने की कोशिश की कि यार ये इसको वो कहता है पॉजिटिव डिविएंस, कि यार उन्हीं रिसोर्सेज के साथ उसी सिचुएशन में उसी तरह के लोग व्हाट दे डू डिफरेंटली, कि वो अपने कोलीग्स के साथ बहुत सारा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार सारे बच्चे मेल न्यूट्रिशन, इनके साथ क्या मसला है? तो उन्होंने जाकर उनकी माँ से पूछा कि आप क्या करती हैं? तो ये पता चला कि वो कुछ एक पत्ते से थे, वो उनको देती थी, जो कि वहाँ उसको कोई इस्तेमाल ही नहीं करता था। फिर कुछ है वो फिश वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए वो उन्होंने उसको वो उसमें इस्तेमाल करती थी। अब थोड़ा सा सवाल ये है कि इस अप्रोच में और एप्रिशिएटिव इंक्वायरी में कॉमन क्या है? मेथोडोलॉजी के अतबार से दोनों का एक बिल्कुल 100% ओवरलैप है कि व्हाट वर्क्स उसको देखें कि यार ये क्या करते हैं। आपके जो क्वेश्चन है ना ज़िंदगी में, अगर एक ही चीज़ इंसान सीख जाए किसी तरह से, मेरे समेत, कि आप सवालात क्या पूछते हैं ना अपने आप से, अपने गिरद वाले लोगों से, अपनी ज़िंदगी से क्या सवाल पूछते हैं, तो आपकी लाइफ की जो है ना क्वालिटी बदल जाएगी। अच्छा, फिर मैंने किताब पढ़ी जिसने मेरी लाइफ को बड़ा इन्फ्लुएंस किया, वो था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उस किताब का एक बुनियादी प्रिंसिपल ये था कि यार जो तुम करना है ना वो तो करो ना, ठीक।